अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 26 स्टार्ट करते हैं जी। ये क्वेश्चन था गावा लिमिटेड। एंड पे जाते जाते मैंने बोला था, या शायद पहले भी बोल दिया था, लेकिन होमवर्क में दे दिया था क्या, अज्यूम करो एडवांस में है रेंटल्स। कितने बच्चों ने ट्राई किया? चलो अब देखते हैं आपने क्या किया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है हमने नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है, लेकिन उसके लिए हम प्लॉट कर लेते होते हैं ये इंस्टॉलमेंट्स को। ठीक है ना, तो यकम जुलाई 17 पे सवाल ओपन करके रखें, या मैं ओपन करूं साथ सवाल भी? जी, यकम जुलाई 17 पर स्टार्ट हो रहा है ये एग्रीमेंट हमारा। ठीक है, अगर एडवांस का सवाल हो जाए, था भी 6 मंथली ना, 6 मंथली, तो इसका मतलब सेमी एनुअल, तो इसका मतलब पहली किस्त आएगी यकम जुलाई 17, फिर आएगी यकम जनवरी 18, फिर यकम जुलाई 18, फिर यकम जनवरी 19, फिर यकम जुलाई 19, यकम जनवरी 20, यकम जुलाई 20, यकम जनवरी 21, यकम जुलाई 21, 30 जून कर लें। नहीं ना बेटा, यही तो मसला है ना, यही तो मसला है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। इसमें से यकम जनवरी 22 पर 15 आएगा, हाँ 30 जून 20 के ऊपर जाकर कितनी 20। ये चेंज किया था, ये चेंज ऐसे ही किया था। अच्छा है, ओके यार, लिख ले भाई, तेरी मेहरबानी। चले, अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इनको यूज़ करके नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी जी? यकम जुलाई 17 वाली तो अब कोई नहीं होनी डिस्काउंट, 48। ठीक है, अब ये तो गई, अब बाकी कितनी बची हैं? ये सारी 1 2 3 4 5 6, इन 6 को एनओडी का फॉर्मूला लगाते हैं। सेमी एनुअल रेट क्या था? 5%, 1.05, कितने 48 हैं? 6। अब पिछले सवाल में यही क्या था? 7, क्योंकि पहला 48 भी, हाँ पहला 48 भी डिस्काउंट करना था, डिवाइड बाय 0.05 जी। उसके बाद फिर आ गए ये 15। ठीक है, ये 15 को एनवीटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तीनों 15 इकट्ठे कहाँ पर हो जाएंगे? एक पीरियड पीछे, ये सारे यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हमें ये यहाँ तक इसको सिंपल डिस्काउंटिंग से लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो प्लस किया 15 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर कितने 15 है? 3 डिवाइडेड बाय 0.05। उसके बाद अब इस सारे को 1.05 ही कर लो। दोनों ऑप्शंस थे, याद है आपको? मैंने कहा था कि यहाँ से आप यकम जुलाई 20 से यकम जुलाई 17 तक जाना है, तो 19 18 17 3 साल कर लो। ये बेहतर यही है कि जो सेमी एनुअल चल रहा है उसी को चलाए रखो, और यहाँ से यूँ गिन लो 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 ही है। ठीक है, 7 नहीं है, वो सेम डेट है। ठीक है, तो 6 दफ़ा पीछे जाना है, 6 महीने। ठीक है ना, 6 महीने 6 दफ़ा पीछे जाना है, तो -6। ठीक हो गया, प्लस एक चीज़ अभी भी रहती है 20।
20 इंटू 1.05 रेज टू पावर, अब ये भी 5 ले लिया है ना, तो इसको भी ऐसे ही गिनो। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किधर गया, तो -10। ठीक हो गया जी। आंसर क्या आ गया? ठहर जाओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक ही आ गया, शुक्र जी। कितनी आ गई नेट इन्वेस्टमेंट? 334। इसका मतलब 334 से अब हम स्टार्ट करेंगे जी। तो 334 आ गया। पहला इंटरेस्ट निकाल दो जल्दी से, ये 0 है, तो फिर सारे का सारा बोलो प्रिंसिपल है ना, पेमेंट तो हुई है, बोलो। तो ये कितना बच गया? 286। अब एक और इंटरेस्ट यहाँ पे तो निकल आएगा, 14 प्रिंसिपल, 34 इंटरेस्ट, बैलेंस 252। उसके बाद एक और इंटरेस्ट निकाल, 13 35। ज़रूरत नहीं है बस, पढ़ा रहे बस। असल में ना सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? नहीं वो तो चलो छोड़ो, पहले नोट किस साल का? 30 जून 2018 का ना, तो 30 जून 2018 ये पड़ा है ना, तो इसीलिए इससे ऊपर की वर्किंग मैंने कर ली है। माना मैंने बैलेंस नहीं निकाला, उसकी वजह ये है। अच्छा, वैसे 1 जुलाई 19 को जो इंटरेस्ट आएगा वो किस साल का होगा? हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून 18 पे। तो उससे अगली 1 जुलाई 18 निकल तो रही थी साल से आगे। लाइन अगर मैं यहाँ पे ना लगाऊं तो लाइन सही जगह पे नहीं लगी हुई। सही जगह क्या है? ईयर एंड 30 जून 2018। 30 जून 2018 कहाँ बनता है? 1 जुलाई 18 के बाद बनता है? नहीं, हाँ, लेकिन हमने इससे ऊपर जब लाइन लगानी है तो ये नहीं भूलना, एडवांस के सवालों में एक इंटरेस्ट अगली पेमेंट पे चला जाया करता है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। ये 1 जुलाई 18 से एन ऊपर ये हमारा साल ख़त्म हो चुका होगा। डन जी। चले, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ बच गया है। अब क्या है जी? नोट बनाना है। नोट बनाना है तो यहाँ पे खड़े हैं, ये 30 जून 2018 पे खड़े हैं, और 30 जून 18 पे खड़े होकर अगला एक साल बन रहा है 30 जून 19 से पहले 48 जमा 48, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये। लेकिन रेकन्सिलिएशन में क्या करना है भाई? रेकन्सिलिएशन के अंदर 30 जून 2018 तक के साल का इंटरेस्ट ये भी है और ये भी है, ये दोनों ही अर्नड थे। ठीक है ना? अब टोटल अनअर्नड यहाँ पे आपने ग्रॉस और नेट के फ़र्क से निकाला होगा, तो उससे आपका क्या आ गया होगा? वो अनअर्नड फाइनेंस इनकम। ठीक है, तो ये ही मसला हो सकता था, चेंज मैंने कर दिया, इसको देख लें। ठीक है, पास पेपर 12 लीज का। कल लेसर का सवाल किया था ना, लेसी का सवाल आज करेंगे इंशाल्लाह। डेट ऑल, ठीक कहा आपने, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी रिवाइज होंगी। मिसाल के तौर पे हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें। तो कुछ एक बातें ज़रा रिवाइज कर लें पुरानी वाली। अब अल्लाह ना करे कहीं दूसरी वाली फ़ाइल भी इधर ही आ जाए, बहुत दूर आ चुके हैं अब हम।
क्या क्या चीज़ रिवाइज करा दूँ। चलो ये कर लेते हैं। पूरी रिवीजन तो यही थी, ठीक है, लेसी और लेसर की, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम लेसी की तरफ हैं और नॉर्मल की तरफ जाना है। गालिबन पेज 67 है जिसके ऊपर इसकी समरी गिवन है। गालिबन चेक करें ज़रा, यही है ना। चले इसको देखते हैं आप तफसील से आके, लेकिन उससे पहले लेसी की नॉर्मल लीज होगी तो राइट ऑफ यूज़ डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालता है, पीवी ऑफ एलपी और पीवी निकालता है, लीज पेमेंट और पीवी ऑफ एलपी निकालता है, अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाता है। ऐसे ही यही बातें मोटी मोटी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में ये 2 चीज़ें आती हैं, बैलेंस शीट में ये 3 चीज़ें आ सकती हैं, और नोट बनाना नहीं है सवाल में। अच्छा, एक तो ये रिवाइज हुआ। दूसरी बात, हाँ, लेसी जब सवाल को हम लेसी वाले सवाल को देखें तो क्या 5 टेस्ट लगाते हैं? नहीं, लेसी का सवाल नहीं, लेसर के सवाल में 5 टेस्ट होते हैं, फाइनेंस और ऑपरेटिंग का मसला होता है। लेसी के सवाल के अंदर हम ये देखते हैं कि लो वैल्यू शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं है। अगर ये हो तो रिकग्निशन एग्जाम्पशन मिल सकती है, ऑप्शन है, ठीक है। नहीं तो आप बेशक इसको भी ना करें, लेकिन नॉर्मल लीज जो है वो जैसे सीखी है उसी तरह से करनी होती है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा मुझे, फिर जी लेसी की बुक्स के अंदर डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ अगर ओनरशिप ने ट्रांसफर होना है तो, लेकिन रीजनली सर्टन होकर एक्साइज करेगा। और जीआरवी अगर एक्सपेक्टेड टू बी, जीआरवी अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, लेकिन लेगा कौन सी, वो जो घर आके सोचा था, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। यूजीआरवी भी आएगा यहाँ पे, आ ही नहीं सकता। लेसी के सवाल में यूजीआरवी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है जी। मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं मिला। बहरहाल इतना तो याद होगा आपको, जब याद करने वाली बात ये थी कि अगर लेसर जो है, लेसर वो अपना इम्प्लिसिट रेट निकालता है लीज के अंदर, ठीक है जी। वो लेसर, सिंपल लेसर जो होता है वही रेट यूज़ करता है। अब अगर लेसी को उस रेट का पता हो तो लेसी भी वही रेट यूज़ करेगा, और अगर लेसी को इस रेट का पता ना हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज़ करेगा, ठीक है। मुझे लगता है मैंने ना यहाँ से कट करके ना उधर पेस्ट किया है, कोई नहीं, मेरे हैंडआउट में पड़ा होगा, वो आपके जो हैंडआउट के अंदर बना रहा था ना मैं, ठीक है, तो वो कट होके पेस्ट हो गया, इसलिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। चलो अल्लाह दी मर्जी, याद है हमको, ठीक है, कि लेसर इम्प्लिसिट रेट अपना यूज़ करेगा। लेसी को अगर लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट पता है तो वो भी वही यूज़ करेगा, और अगर उसे नहीं पता है तो फिर अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज़ करेगा। और जो मैन्युफैक्चरर डीलर है वो हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट रेट, ठीक है। ये बातें ना बार बार रिवाइज किया करो। अच्छा जी, अब ये है जी सिंपल लेसी, सिंपल लीज, नॉर्मल लीज, जिसमें राइट ऑफ यूज़ और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। लीज पेमेंट निकालते हैं, पीवी ऑफ एलपी निकालते हैं। ओनरशिप में ट्रांसफ़र होना, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, ना ट्रांसफ़र होना तो ठीक है जी। फिर जो एंट्री अभी ग्रीन नहीं है, मैंने आज वो भी ग्रीन करनी थी, इसलिए मैं इधर आया हूँ, ठीक है। फिर अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेता है, और उसके बाद एंट्री करते थे हम राइट ऑफ यूज़ डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, फिर राइट ऑफ यूज़ डेबिट, आईडीसी क्रेडिट, कैश क्रेडिट। और ये आईडीसी राइट ऑफ यूज़ जो होता था, ये डेप्रिशिएट कितने अरसे पे होता था? हाँ, दो दूसरे के साथ कंफ्यूज तो नहीं करते। दूसरा एक और भी पढ़ा था हमने, वैसे हमने सारी लीजेज में राइट ये आईडीसी पढ़ना है, लेकिन अभी तक ना इनको पक्का कर रहे हैं, इसलिए उनको छेड़ा ही नहीं, ठीक है ना। 2 तरह की आईडीसी अभी तक हमने पढ़ी है, एक था लेसर ऑपरेटिंग लीज, इशारा भी दे रहा था, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। फाइनेंस तो ऐसा होता है ना, लेसर ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी जो थी वो हमने डेप्रिशिएट की थी, लेकिन सिर्फ लीज टर्म पे। जबकि लेसी की आईडीसी, वो भी उधर भी एसेट बनाया था हमने आईडीसी को, इधर भी एसेट बनाना है, लेकिन यहाँ पर कोई लीज टर्म का चक्कर वक्कर वो उस पर वो नहीं है कि सिर्फ जो है एसेट की लाइफ डिफरेंट होगी वो और ये डिफरेंट होगी। यहाँ पे एक ही लाइफ है, जो राइट ऑफ यूज़ की है वही आईडीसी की है, ओके, ठीक है ना। तो बहरहाल आईडीसी आएगी तो उसको क्या करेंगे, आईडीसी को राइट ऑफ यूज़ का पार्ट बनाएंगे और उसको डेप्रिशिएट करेंगे लाइक राइट ऑफ यूज़, अलग से कोई लाइफ नहीं होगी इसकी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट, हाँ, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और कैश, ठीक है, ये एंट्रीज होंगी, ओके।
नेक्स्ट जी, नई चीज़ यहाँ पे एक नहीं लिखी हुई, पहले वो बताओ। अगर इंस्टॉलेशन आ जाए क्या एंट्री होगी? राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश इंस्टॉलेशन का क्रेडिट, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सेम आईडीसी की तरह से, ओके। लेकिन यहाँ पे आज इंस्टॉलेशन नहीं है, ये आईडीसी के साथ मैं इंस्टॉलेशन भी लिख देता हूँ ऐसे करके। अगर आईडीसी पे करो या इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करो तो उसकी एंट्री क्या होगी? राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है वो बाकी एसेट जैसे डेफिसिट होगा वैसे ही ये भी डेफिसिट होगा, कोई नई चीज़ ये नहीं है। हाँ, ये ज़रा सी नई चीज़ है। वैसे ना इसके ऊपर हमने 2 से 3 दिन लगाने IAS 37 में जाके, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। मामला पता है क्या होता है, आज थोड़ी सी बात कर लेंगे जितनी को पर्चे के लिए गुजारा है करने वाली है, ठीक है, बाकी फिर बाद में देखेंगे। प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग या डिसमेंटलिंग क्या है। हम आज खड़े होकर, वैसे ना IAS 16 के अंदर मैं आपको FAR 1 की किताब में से एक चीज़ दिखाता हूँ। नहीं मिला मुझे, बाय द वे मिल गया। ये आपने पढ़ा हुआ है? नहीं, ये तो डिस्क्लोजर्स हैं, ये तो डिस्क्लोजर्स हैं। कहीं ना कहीं तो मिल गया। इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होती है, याद है? कॉस्ट में 3 चीज़ें हुआ करती थी, ये स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई चीज़ है और ये ही पढ़ाई जाती है हमेशा। एक एसेट की परचेज प्राइस जिसमें डिस्काउंट्स वगैरह लेस करके ट्रेड डिस्काउंट और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड करते हैं। दूसरा, सारे नेसेसरी खर्चे टू ब्रिंग एसेट इन करंट कंडीशन एंड लोकेशन, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और तीसरा, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। ये तब से पड़ी हुई बात है, ओके। अच्छा, यहाँ थे हम। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? आज हमने एसेट को जो इंस्टॉल किया है, हम आज खड़े होकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 20 साल बाद, लेट्स से, ठीक है, बल्कि ये लीज़ है ना, आज हमने ये लीज़ पे एसेट लिया है, आज खड़े होकर, वो तो पीपीई था ना, ओन्ड एसेट था, बहरहाल कॉन्सेप्ट तो वैसा ही है, ठीक है। हमने लीज़ पे एसेट लिया, प्लांट था, तो हमें आज लेसर ने कहा है कि ये लीज़ टर्म के एंड पे उखाड़ के मुझे वापस भी करना है। तो हमने कहा 20 साल की लीज़ ली है, 20वें साल के एंड पे हमें मज़दूरों को लेट्स से 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो 20 साल बाद वाले 100 रुपये को ऐड कर दें? नहीं, वो 20 साल बाद वाले 100 रुपये की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे एसेट की कॉस्ट में। यही लिखा भी हुआ था वहाँ पे, अभी मैंने जहाँ पढ़ाया, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। आज खड़े होकर एस्टीमेट लगाना है, ठीक है ना, इनिशियल डेट पर। अब वो 20 साल 10 साल जितने साल बाद है उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना होता है। ये काम हम सीखेंगे IAS 37 के अंदर, इसी FAR 2 के अंदर सीखना है हमने। यहाँ पे हम 20 साल बाद का एस्टीमेट लगाएंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एसेट में ऐड करेंगे। अब वो अंदाजे बदलेंगे भी सही, उसकी काउंटिंग भी सीखेंगे, फिर कॉस्ट मॉडल भी होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल भी होगा, यशियाँ मौजें, बड़ा कुछ करना है अभी इसमें। इसलिए इसकी तफसील जितनी सोचोगे उतना फ़ायदा कोई नहीं है, अपना टाइम इसका आना है। फिलहाल सादा बात, अगर आज खड़े होकर पता लग गया है कि लीज के एंड पे कुछ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, तो उसको क्या करना है? आज ही एसेट की कॉस्ट में निकालना है, ठीक है। अब एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, आज ही एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी? एसेट कॉस्ट में ऐड करना है, राइट ऑफ यूज डेबिट। क्या कैश क्रेडिट कर दें? कैश पे हुआ ही नहीं है, तो ये एंट्री क्या बनेगी? राइट ऑफ यूज डेबिट पेबल क्रेडिट, पेबल टू मजदूर क्रेडिट। तो चूंकि ये एक अंदाजा होता है इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? प्रोविजन। तो ये नई एंट्री है। ये नई एंट्री क्या है जी? राइट ऑफ यूज डेबिट, आज सीखी हमने। और कैश क्यों नहीं क्रेडिट? कैश पे ही नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये भी एसेट कॉस्ट का पार्ट बनेगा और ये भी राइट ऑफ यूज, बस ये इकट्ठा ही होता जा रहा है, ये डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो एक तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है ये राइट ऑफ यूज में डेबिट होगी, राइट ऑफ यूज भी बला है। दूसरा आईडीसी है या इंस्टॉलेशन है, राइट ऑफ यूज में डेबिट। तीसरा को प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग है, राइट ऑफ यूज में डेबिट। अब ये लायबिलिटी, ये कैश पे हो गए और ये भी अभी
लायबिलिटी। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रही है, बस यही मैक्सिमम है, कुछ समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, चलें, ये बात ही पढ़नी थी ऐसे ही ज़रा, मैंने कहा पढ़ लें। बाकी क्या, बाकी आपको पता है ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, तो फिर शॉर्टर पे नहीं, और ये डिप्शन कर दो, ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो फिर शॉर्टर पे या ओवर यूजफुल लाइफ, फिर हमारा जो हो जाना है फिर यूजफुल लाइफ, और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो फिर शॉर्टर पे। ठीक है, ये कुछ बातें हमने रिवाइज की। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, याद है बातें? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्शन, बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, नोट तो मांगा नहीं हुआ इसलिए रहने दो, रहने दो, नोट की बात नहीं कर। अगर बने तो सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस बनता है इसमें अंग्रेजी लिखने के बाद, और राइट ऑफ यूज का भी नोट बनता है। ठीक है, सही है। अच्छा चलो जी, अब हम अपने सवाल पे आते हैं। ऑन यकम जनवरी 2020 डिटॉल लिमिटेड एक्वायर्ड आ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड फॉर 3 years। लीज टर्म कितनी है जी, है क्या चीज़? तो भाई ये ना लो वैल्यू है ना शॉर्ट टर्म है, मैं कहा बाद में ऐसे पूछोगे अभी बता दूँ। 3 साल की लीज़ है, और लीज़ किसकी है? मशीन लो वैल्यू नहीं होती, ठीक है, अलग से खुद बता दे। वैसे अब आपको नज़र आ रहा होगा पहली इंस्टॉलमेंट ही कितनी है, 35 मिलियन। ठीक है ना, तो ऐसी बात ना ज़हन में लाना कि लो वैल्यू है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है। चलो, फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू 35 मिलियन वॉज पेड ऑन यकम जनवरी 20 एंड ऑल सब्सीक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन यकम जनवरी सब्जेक्ट टू 10% इंक्रीज ईच ईयर। मतलब ये हुआ कि यकम जनवरी को जो पहली पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 35 मिलियन। अगली जो होगी वो 35 का 10% बढ़ाना है, तो 35 प्लस 10% ऑफ 35 या 35 इंटू 1.1 कितना, 38.5। तीसरा किराया, अब 35 को पकड़ोगे या 38 को? हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद बचपन के अंदर भी आपको बताया गया हो। यह वैसे ही एक कॉमन सेंस की बात है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं पे अब किराए पे रह रहे हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है, या आप हॉस्टल आइट हैं और आपने को फ्लैट लिया हुआ है हॉस्टल की बजाय, ठीक है, अब आपने जो एग्रीमेंट करना होता है वो साल का एग्रीमेंट होता है। वो कहते हैं जी साल बाद किराया बढ़ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आपने फ्लैट लिया 30,000 किराए में, साल बाद वो कितना हो जाएगा, 33,000। अब 1 साल और गुजरा, कैफ होने वाला है आपका, जब दूसरा साल पूरा हुआ तो फिर क्या 3,000 ही बढ़ाएगा वो? नहीं, 33,000 पे 10% इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 38.5 इंटू 1.1 कितना बना, 32, कम हो गया 42 जी कितना, 35। ठीक है जी, सही हो गया। ये पहला किराया, अब वहाँ नहीं कैलकुलेट करूँगा मैं, जहाँ पे यहीं पे कर लिया मैंने, वैसे पर्चे में वहाँ पे करना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा चलो देख लेंगे, कर लूँगा। ये 3 किराए हैं जी, 3 साल की लीज़ है और तीनों हैं एडवांस। पहला पैरा गया, डन। सेकंड पैरा, डीएल इनकर्ड, डीएल कौन है, डीएल कौन है? डीएल वो है जिसने एक्वायर किया है मशीन को, यानी लेसी। तो डीएल इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन, क्या करेंगे, राइट ऑफ यूज। ठीक है, इजी है, लीज इजी है अगर रोज पढ़ते रहोगे तो। ठीक है, ये चीज़ें बार बार करने से ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वो एज एन इंसेंटिव, ये तुमने कभी देखा ही नहीं, देखा हुआ है इंसेंटिव, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले बताओ क्या करते हैं इंसेंटिव को। हट सर चुप करो भाई, बता रहे हैं, किस में से माइनस करेंगे, एसिड में से। पढ़े आ गया जी। कहाँ थे तुम, घर पहुंचे हुए थे या बस में अभी जा रहे थे? जी भाई, इंसेंटिव जो होता था वो पहली रेंटल में से माइनस करते थे। अनएक्सपेक्टेड सवाल भी आ जाए ना, कभी कभी बंदा परेशान हो जाता है जी। सही है, इंसेंटिव को क्या करना है, पहले रेंटल में से। तो डीएल एज एन इंसेंटिव, डीएल फॉर एंटरिंग इनटू लीज, एल रीइंबर्स्ड ₹2 मिलियन। इसका मतलब इसमें से 2 माइनस करेंगे और माइनस करके पहला किराया कितना लेंगे। अब खुदा के लिए कोई ये मत सोचना, मैंने इसीलिए जानबूझ के पहले वो वाला काम कर लिया, पहले मैंने ये नहीं पढ़ाया। आपका दिल में ये आनी थी 33 पे कर लें, 33 पे इंक्रीमेंट लगाएं, 35 पे क्यों लगा रहे हैं?
ऐसी कोई बात नहीं सवाल ने लिखी हुई थी, ठीक है। सवाल ने सिंपली क्या कहा है, 35 मिलियन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेबल इन एडवांस है, सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल ऑन जकम सब्जेक्ट टू एन इंक्रीज ऑफ 10% ईच ईयर, ठीक है। तो भाई उसी का ही है, 35 पे ही लगाना है, ये ना कहना कि 35 - 2 33 हो गया, अब 33 पे लगेगा। वो तो ऐसे ही उसने जाते जाते टॉफ़ी पकड़ा दी थी, यार बोतल लेके जा रहे, चलो ये टॉफ़ी मेरी तरफ से। तो आपने कहा चलो बोतल तो 50 की थी, ये 5 की टॉफ़ी आ गई, मुझे 45 में पड़ गई बोतल। ये ऐसे है, ये नहीं कि अगली बोतल वो 45 के हिसाब से डिस्काउंट देगा, अगर वो देना तो 50 से ही देगा वो, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, सॉरी इसको क्या किया हमने, पहली इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट, LLL हैज़ इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट, ये लेसर है, इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11% पर एनम, ओ विच इज़ नॉट नोन टू। अच्छा तो देखो हम बी पार्ट कोई नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ए पार्ट करना है, ओके। और ए पार्ट क्या है, डीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मैं बात यही कर रहा था ना शुरू से कि हम इस वक्त लेसी का सवाल करने लगे, ठीक है ना। तो वो कहता है उस सवाल को लेसर की किताबों में भी करो, कर लेंगे फिर जब कभी मौका मिलेगा, फिलहाल तो लेसी का सवाल कर रहे हैं, ओके। तो लेसी की बात हो रही है, वो कहता है लेसी को ये नहीं पता जी, मुबारक को, आप क्या करें। आप कहोगे ये देखो लेसी, ये देखो लेसी लेसी लेसी, आप देखो कहोगे यार लेसी तुम्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा, ये तो देखो, ये तो देखो, मुझे तो नज़र आ रहा है, मैं तो 11% लूँगा, ऐसा करोगे नहीं। अगर लेसी को इंटरेस्ट रेट पता नहीं है, लेसर वाला इम्प्लिसिट छुपा हुआ, तो लेसी क्या करेगा, अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेगा, ओके। अब इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट उसने कहीं नहीं दिया, बल्कि आखिर में क्या कहता है, डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी अज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। चलो जिंदगी सुकून में आ गई। वो 11% तो हम नहीं ले सकते, अब अज्यूम ये करेंगे कि फिर 12% ही है वो रेट जो अब लेसी यूज करेगा, 11 तो कर नहीं सकता, तो फिर 12 ही यूज करेंगे, ठीक है ना। सही है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट के नाम से उसने नहीं लिखा, उसने ये कहा है कि जहां पर आप जरूरत महसूस करो ये रेट इस्तेमाल कर देना, जो कहीं पर दिया नहीं गया सामने। अब दिया हुआ तो 11% था, अब वो इम्प्लिसिट है लेसर वाला, लेकिन वो लेसी को पता कोई नहीं है, इसलिए फिर 12 को यूज करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। इस 12 को अंडरलाइन करके लिख सकते हो, अज्यूमिंग इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अच्छा आगे, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज एस्टिमेटेड एट 30। लो जी रेजिडुअल वैल्यू भी आ गई, जिसका आपको इंतजार था ना वो आ गई है, जो कहा जाए वही समझा करो। आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटीड 20 मिलियन। सारे का सारा नहीं, 1 रुपया नहीं आएगा भाई, होश करो, याद करो, लेसी है, लेसी गारंटी करके आया था 20 मिलियन, घर आके सोचा मैं तो प्यार से इस्तेमाल करूंगा, संभाल संभाल के एसिड को यूज करूंगा, और ये बाजार में लाकर दे देगा 30 मिलियन, तो फिर मैं क्या पे करूंगा, कुछ भी नहीं। एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, लेसी कह रहा है 20 गारंटी किया है, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। लेसी ने क्या कहा, ये ऐसे नहीं समझ आएगा, ये ऐसे समझ आएगा, ये ऐसे समझ आएगा। एस्टिमेटेड कितने पर है, 30 पर, रेजिडुअल वैल्यू 30, जीआरवी 20, तो यूजीआरवी 10। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो आप, लेसर, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया, जो कि हम सवाल नहीं कर रहे, आप इस तरह सोच रहे हो, ठीक है ना। ऐसे सोचोगे तो कैसे समझ आएगा, ये तो लेसर था, ये फेंक दिया इसको, नहीं क्या। अब आए लेसी की तरफ। लेसी के लिए या अल्लाह मुझे वो तस्वीर मिल जाए घड़ी वाली, वैसे याद आ गई होगी बात अब तक, तो वैसे तो अब तक याद आ गई होगी। ये लेसी लेसर हैं, और ये लेसर था जिसकी बात आप सोच रहे हो, ठीक है। लेसी के केस में तो यहाँ पर हमने कहीं पे लिखा था, पता नहीं कहाँ पे लिखा था, बहरहाल कहाँ पे लिखा था याद नहीं है, लेकिन हमने यूँ कहा था लेसी ने गारंटी किया 20 मिलियन। अब वो घर आके सोचेगा कि मैंने इस एसेट को कैसा इस्तेमाल करना है। ऑप्शन 1 हमने देखा था कि जी वो कह रहा है कि जी मैं इतना बुरा इस्तेमाल करूंगा कि बाज़ार में सिर्फ 4 का बिकेगा, तो फिर बाकी 14 एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय मी है, 20 पे किया हुआ है ना, 16 टू बी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय मी। दूसरा सिचुएशन हमने बनाई थी कि 20 मिलियन गारंटी करके आया है, 20 मिलियन गारंटी करके आया है और 30 का बिक जाना है, तो फिर ये कितना देगा,
एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0, ठीक है। यहीं कहीं होना चाहिए था यार, वैसे बस नहीं मिला, मतलब मुझे यहाँ पे क्यों नहीं मिला ये लेसी सोच। एग्रीमेंट में जीआरवी लीज लेसी हैज गारंटीड 6, इसको छोड़ो, इधर आओ ये वाला जी। रेजुअल वैल्यू यही वाला है, रेजुअल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 15 मिलियन एंड लेसी हैज गारंटीड 10, ये सिचुएशन है। लेसी सोच एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है 10, सोच कितने मिलेंगे इसको 15, तो फिर तूने क्या देना है, कुछ नहीं, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। याद आया कुछ, बस ये ढूंढ रहा था मैं। चलो, इसलिए लिखा जाता था कि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। तो यूजीआरवी कितना होगा, और किसी ने मैंने उठा के दूर फेंका है, ये किसके लिए है, लेसर। वो पार्ट भी हम नहीं कर रहे, उठा के दूर फेंका हुआ है। यहां पर सिर्फ जीआरवी की बात होगी, और वो भी कितनी होगी, एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है 0, ठीक है। ये जीआरवी 0 है, ये इसलिए 0 है कि एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी 0 है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। कैसा सवाल है, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज तक। बच्चे समझ रहे थे आज हम टाइम पास करेंगे, जो घर चले गए हैं। क्यों भाई, जो आ रहे हैं उनका क्या कसूर है, अब लिए बगैर लेक्चर आएंगे देखना आधे बच्चे, ये असल नुकसानदेह मामला है। चलो, जिसने घर पे ले लिया सो ले लिया जी, यूट्यूब पे अवेलेबल हो। अच्छा जी, डीएल इज ऑल्सो ऑब्लाइज टू इनकर, ये नई चीज आज पढ़ाई, डी कमीशनिंग कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अब ये तीसरे साल के एंड पे 4 मिलियन पे करना है। एंट्री तो होगी राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डी कमीशनिंग क्रेडिट, लेकिन 4 मिलियन से नहीं करनी, ये तो आफ्टर 4 ईयर्स। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए फिर कोई डिस्काउंट रेट चाहिए, उन्हें क्या, जिथे जिथे लोड पवे 12 लवो, जहाँ जहाँ जरूरत पड़े, वेयर एवर नॉट गिवन। तो लेसी इम्प्लिसिट गिवन था, वो हम यूज़ नहीं कर सकते थे। लेसर का इंक्रीमेंटल चाहिए था, वो ये यूज़ कर लिया। फिर डिस्काउंटिंग के लिए चाहिए था, वो भी यही यूज़ कर लिया। ओके, और सही है मेरे ख्याल में। तो अब काम शुरू करें, लेकिन एक चीज़ जो आज ही डिसाइड कर लें। वैसे मुझे आप बताएं, फिर डिसाइड मैं बाद में करूँगा, पहले मुझे आप बताएं। मुझे ये बताएं, आईडीसी वर्किंग 1 और 2 में कहाँ पे आता है, आईडीसी वर्किंग 1 और 2 में कहाँ आता है। आईडीसी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मेक और ब्रेक है, आपको बार समझ नहीं आया करिए आइंदा, ठीक है। आईडीसी वर्किंग 1 में बताओ ना कहाँ आता है, नहीं आता, कहाँ आता है, सिर्फ जनरल एंट्री में। चलो, इंस्टॉलेशन कहाँ आता है तो बता दो वर्किंग 1 में। मैं इसमें दरम्यान में नहीं आ रहा, अभी तो स्मार्ट सा तो हूँ मैं वैसे, चुप करो, मैं स्मार्ट सा इधर में। हाँ जी, इंस्टॉलेशन कहाँ आएगा, बताओ। इंस्टॉलेशन भी, आप जरा हट जाए, आई डोंट नीड यू राइट नो। सही है, इंस्टॉलेशन भी यहां पर कभी नहीं आएगा, इधर आएगा। सेम डिसमेंटल, इंस्टॉलेशन नहीं है तो डी इंस्टॉलेशन क्यों आएगी। तो आईडीसी, इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन, ये डिसमेंटलिंग या डी कमीशनिंग जो भी कह लो, ठीक है। ये तीनों कभी भी वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं आएंगे। ये तीनों कहाँ जाएंगे। अच्छा, वैसे ना इसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक दूं, ऐसे ही दिल कर रहा है। आईडीसी लेसी लेसर को पे करता है, हाँ किसको, वकील साहब को। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लेसर को पे करता है, नहीं, मजदूरों को, कंसल्टेंट को, जिनसे इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। डिसमेंटलिंग के लिए लेसर को बुलाएगा, नहीं, अपने मजदूरों को देगा, तो इसलिए इधर नहीं जाता। बहरहाल छोड़ें, लॉजिक दफ़ा करें, लॉजिक का क्या है, बस आ गई, छोड़ें, पर्चा पास करें। आप लॉजिक होती है कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट बन रहे हैं हमारे, कॉन्सेप्ट हमारा है, लेकिन पर्चे के लिए हम शॉर्टकट्स भी रखते हैं साथ साथ। ये ज़रा विन विन सिचुएशन यही होती है ना, कॉन्सेप्ट भी और शॉर्टकट भी, ठीक है। तो इतनी सी बात लिख लेंगे हम, अब तो हम लिख चुके होंगे, मुझे पता है अब तक हम लिख चुके हैं, इधर हम लिख चुके हैं, वर्किंग्स में ऐसे करके हम लिख चुके हैं। नो आईडीसी, नो इंस्टॉलेशन, नो डिसमेंटलिंग कॉस्ट। फिर इधर देखो, ये जो सारे नो हैं, ये यस कहां पे जाकर होते हैं, जर्नल एंट्री में। ये आईडीसी, ये इंस्टॉलेशन, ये डिसमेंटलिंग, ठीक है।
बस ये दोनों कैश वाले इसलिए कि ये पे हो जाते हैं, हमें ये पे होना होता है, इसलिए इसको लाइबिलिटी कहते हैं, लेकिन इस लाइबिलिटी को प्रोविजन इसलिए कहते हैं कि इसका भी अंदाज़ा है, ये अंदाज़ा बदल सकता है। तो हम आगे 37 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ऐसी लाइबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो उसको नाम प्रोविजन का दिया जाता है। ठीक, ठीक है, सही है, ये समझ आई बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में फिर काबू नहीं आता, और अगर यहाँ पे काबू आ गया तो बस कहानी खत्म। एक और बात बता दो, एक और बात बता दो, टर्मिनेशन पेनल्टी, जीआरवी, यूजीआरवी, पीओ, ये कहाँ आते हैं? एंड ऑफ लीज टर्म, और इस वर्किंग में आते हैं, इस वर्किंग में आते हैं, क्योंकि टर्मिनेशन भी किसको पे करनी? लेसर। लेकिन ऐसे ना सोचो यार मैं गलत बोल गया, मैं क्यों बोला ऐसे, बस ऐसे ही याद रखो, ठीक है। ये तीनों कहाँ जाते हैं? जनरल एंट्री में, वर्किंग वन में नहीं आते। जबकि पीओ हो, जीआरवी हो, यूजीआरवी हो, टर्मिनेशन पेनल्टी हो, ये यहां पर आते हैं। कान के नीचे दूंगा, यूजीआरवी कैसे आ सकता है यहां पे? ये लेसी का सवाल है, ध्यान से बैठो, ध्यान से बैठो, ठीक है। ये जीआरवी और यूजीआरवी ही तो फर्क है। जागते रहो यार, आखिरी क्लास है तो क्या हो गया, जाना है घर, मुझे पता है आप लोगों ने। अच्छा नहीं जाना, अच्छा चलें जी, चल लो भैया, सवाल इज़्तियार अस्त। यूट्यूब वाले सुन ना ले। लीज पेमेंट्स, कोई डाउन पेमेंट है? रेंटल इज पहला कितना है? 33। नहीं ना, शो तो करना है ना। अब घर जाके याद ही नहीं आना आपको ये 35-33 कैसे आया है, सवाल में से मिल नहीं रहा होगा। सोल्यूशन लिखो ऐसे जी, ये ऐसे ही किया था, -2 था, 3 था, 2 है, ये आ गया जी इंसेंटिव। फिर अगला कराया 38.5, और उससे अगला कराया 42, जिसको आपने 32 कहा था, 42.35 जी टोटल। ओह जीआरवी तो बताई नहीं आपने, क्यों? एक्सपेक्ट है एडजस्टमेंट है, लेकिन जीरो क्यों है? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। 30 एक्सपेक्ट कर रहा है आएगी, गारंटी 20 करके आया, तो कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा एंड पे, ठीक है, ओके। तो जीआरवी 0, और यूजीआरवी बताया नहीं, लाल कलर से यूजीआरवी तो लिख लूं मैं, लाल कलर से मैं यूजीआरवी लिख लूं। मेरा भी सलाम देना जी बोलो। 113.85। अब अगला काम आपको पता है, पीवी ऑफ एलपी निकालनी होती है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वर्किंग 2 ओपन कर लेते हैं, ताकि डेट इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट कर लें। अगर बाद में ऑपरेटिंग लीज निकल आई तो वो, नहीं तो फाइनेंस हुई तो वो। हिलाओ सर हिलाओ, लेसी के सवाल में होगी ऑपरेटिंग और फाइनेंस, होगी। कुछ शर्म करो, कुछ सोचो तो सही, क्या बोले जा रहे हो। ये चीज़ें पक्की करती हैं अब आपको, ये पक्के हो रहे हो अब आप, और क्या पक्का होना होता है, बोलते बोलते बात इधर से उधर हो जाए, कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तैयार हैं आप? वैसे तैयार हो गया टॉपिक, बस मैन्युफैक्चरर डीलर में ना कुछ चीज़ें अब आफ्टर ईद रखी हैं, रमज़ान में शायद वो सह ना पाते, जाते जाते एक ही चीज़ रह गई है बस, ठीक है ना। उसमें फिर चले बहरहाल, डेट इंस्टॉलमेंट्स, बाद में प्रिंसिपल वगैरह, अब ये काम तो कर ले पहले जी बच्चों। यकम जनवरी 20 है, देख के बता दो, यकम जनवरी 20 लीज स्टार्ट हो रही है, और रेंटल पहला है 33, यकम जनवरी 20 ही है। ये 33 कैसे बना, ऐसे लिखा भी करते थे, याद है ना? 35 नहीं ऐसा अच्छा लगता था, पुरानी आदत, मुझे याद नहीं रहा कि वहाँ ऐसे लिखा था, यहाँ भी लिखा था, तो दोनों जगह लिखो, ठीक है, ताकि जो पहला सवाल देखा था उस जैसे हमेशा सवाल हो, ताकि पर्चे में भी आए तो आपको यही लगे कि यार ये तो कई बार किया हुआ काम है, हर बार नए तरीके थोड़ी करते हैं हम। फिर यकम जनवरी 2021 38.5, फिर यकम जनवरी 2022 42.35। जालमों ने 4 तक नहीं करवाया, चलो
निकालो प्रेजेंट वैल्यू। 101 पता नहीं कुछ कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं। इधर देखें जी, सबसे पहले तो इस 35 को लेके आएंगे, खबरदार, हाँ सॉरी 35, इस 33 को कुछ नहीं कहना भाई, खबरदार, ये ऑलरेडी डिस्काउंट मतलब आज ही मौजूद है, इसको क्या आज खींच के लाना मजीद। इसको आवाज़ मारोगे तो ये कान के नीचे मारेगा, कहेगा मैं बह रहा हूँ, पंजाबी में मैं डोरा हूँ, यहीं तो खड़ा हूँ, आवाज़ें लगा रहे हो मुझे। लेकिन अगले दो को लेके आना है। एनविटी का फैक्टर, एनविटी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, लगा नहीं सकते। ओके 1.11, 1.11, मैं भी यही कह रहा हूँ, पूरी बात सुनो, यूज नहीं करना, क्योंकि वो लेसर का इम्प्लिसिट है जो लेसी को पता नहीं है। उसके अलावा यूज तो करते हैं लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, लेकिन वो सवाल में गिवन नहीं, बल्कि उसने कहा है कि जहां कहीं जरूरत पड़े आप 12 यूज कर लेना, तो हम भी फिर उसी को यूज कर लेते हैं। -12, 11 नहीं कर सकते क्योंकि ये उस बेचारे को पता ही नहीं है, ठीक है, और सही है, ये बात नहीं समझ आई आपको? हाँ सॉरी, 12 को 12 जज्बाती हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 42.35 इंटू 1.12 रेज टू पावर, ये देखो ना, ये 1 साल पीछे आएगा, ये 2 साल पीछे। 101 कुछ सही था मेरे ख्याल में है, 101.13, 3 के 4, इस पे भी लड़ाई कर लो। अल्लाह, 14 जी, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट 101.14। रिक्वायरमेंट क्या है जी? रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम, अच्छा, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20 एंड बैलेंस शीट भी, तो 31 दिसंबर 20 सिर्फ ये। लेकिन मसला ये है, एक तो ये एडवांस का सवाल है, दूसरा बैलेंस शीट भी बनानी है, तो फिर एक और कर लेते हैं, लेकिन दो कोई नहीं कर रहे, आप बड़े हो गए आप, ठीक है ना, तो ये तो कर ही लेना, ये तो कर लें। 0.33, ओहो 0, अच्छा जी, पहला इंटरेस्ट नहीं आना, पहला इंटरेस्ट नहीं, इस दिन तो कोई इंटरेस्ट बना ही नहीं जी। 68.14, अब लगाओ इंटरेस्ट रेट 12%, 8.17, 8.17 में से 38.5 में से इसको निकालते हुए कितना को टाइम लग जाएगा? 30.33, 37.8, 0 होता है नहीं होता, हम उस परेशानी में नहीं पड़ेंगे। अगला क्यों? वजह नहीं, वजह भाई अभी जरूरत नहीं, पड़ेगी तो बना लेंगे, फिलहाल लग रहा है कि इतना काफी है। ओके चलो, अच्छा रिक्वायरमेंट को छोड़ो यार, पहले एंट्रियां कर दो मुझे, चलो फटाफट, हरी आप, एंट्रीज एंट्रीज एंट्रीज, एंट्री एंट्री एंट्री। अच्छा एक मिनट, 31 दिसंबर 22 पर अगर जीआरवी होती तो यहाँ पे आती, ठीक है, यहाँ पे हम जीआरवी लिखते, ऐसे ही है ना, लेकिन वो चूंकि एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0 है, इसलिए हमने सवाल के अंदर उसको लिया ही नहीं है। ओके, ज़रा ऐसे आप पर्चे में नहीं करना भाई, बस ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है कि अगर जीआरवी मिसाल के तौर पर उसने लिखा हुआ सवाल में रेजल्ट वैल्यू 30 है, गारंटी करके हुआ 35, तो 5 एक्सपेक्टेड टू बी पेड 5 होता ना, गारंटी करके आया 35, मिलेगी 30, 5 जीआरवी, गारंटी करके आया 35, एक्सपेक्ट कर रहा है 30, तो उसको मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितना? 5, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 5, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, तो इस समझाने के लिए सिर्फ था, ये लिख ना लो कहीं ऐसी पर्चे में, पक्की आदत बना लो, एक प्रेप लीव पे बैठे हो, कहो ये 0 भी लिखना होता है। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ऐसा ही है, सिर्फ 1 साल की एंट्रीज कर जी बच्चों। 1 जनवरी 20,
राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। हमेशा किससे ये होती है? पीवी ऑफ, यानी पीवी ऑफ एलपी को यूं कह रहे हैं हम राइट ऑफ यूज में डाल दो, ऐसे ही है। कितना? 101.146, पता नहीं कौन बोला, 101.14। नेक्स्ट आईडीसी, आईडीसी की एंट्री, ये भी इसी दिन, बोलो बोलो, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश आईडीसी वाला क्रेडिट 5 मिलियन से, यानी कि आईडीसी को भी राइट ऑफ यूज में डाल दो। फिर अभी कहाँ? डिसमेंटलिंग भी है, तो राइट ऑफ यूज में ही इसको डाल दो, राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग क्रेडिट। लेकिन हाँ जी, ये गिवन है 4 मिलियन, हमने कहा जी रेट कोई नहीं है तो यही यूज करेंगे। अब लीज टर्म 3 साल है, तो ये कॉस्ट भी इनकर करनी है तीसरे साल के एंड पे, तो -3 कितना आता है? 2.85। कोई मसला इनमें में से किसी एक एंट्री में भी है तो पूछ। नहीं चले, लीज होगी रिकॉर्ड। अब यकम जनवरी 20 पे ही भाई पेमेंट आ रही है, ईयर एंड पे बाद में जाएंगे, पहले यहाँ से तो आगे निकलो, पहले रेंटल तो आगे निकलने नहीं देगा आपको। यकम जनवरी 20 पे उन्होंने पहला रेंटल भी ले लिया, सारा कुछ ही तो इधर हो गया जी। बोलो क्या एंट्री होती है? लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, 33। ठीक हो गया। लेकिन 20 वाले साल का इंटरेस्ट कहाँ है? ये देखो, ये ऐसे ही करते थे ना, यकम जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 का इंटरेस्ट, तो 31 दिसंबर 20 की बजाय यकम जनवरी 21 के सामने है। एडवांस का जो सवाल है, तो 31 दिसंबर 20 पर एंट्री करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अगले साल में फिर ये पेएबल पहले पे करोगे, यानी कि अगले साल में ये पे इस यकम जनवरी को ही पे हो जाएगा, वो पता है आपको, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा, बस 1 साल की एंट्रीज है जी। 8.17, ये भी एडिशनल काम कर रहे हैं ना, रिक्वायर्ड तो था नहीं। बस कुछ रह तो नहीं गया? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन ने सही पढ़ने डालना है आपको, है ना? क्यों नहीं? यहाँ पर भी तो मसला है ना, किस पे करें? 101 पे करें? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो 101.14 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 108. हाउ कम? अच्छा, ये 2.85 मैं भी कहूँ जी, इज इक्वल टू 108.99 डिवाइडेड बाय 3। और यकम जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा साल ही है, बोलो। ठीक हो गया जी। तो अब ये बात डिसाइडेड हो गई, ठीक है क्या, कि आईडीसी हो, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग हो, या इंस्टॉलेशन वगैरह हो, कभी भी वर्किंग 1 में नहीं जाएंगे, बल्कि वर्किंग 2 में जाएंगे। अच्छा, उधर भी नहीं जाएंगे, बल्कि जर्नल एंट्रीज में जाएंगे। ऐसी बात नहीं कहनी मैंने कहा, बस ऐसे ही याद रखो। ओके, चलो भाई, अब क्या रहेगा, असल रिक्वायरमेंट की तरफ ना है। अच्छा, वैसे बाय द वे एक और एंट्री बनती है यहाँ पे। वो एंट्री पता है क्या होती है? वो एंट्री होती है जो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड की है ना, ये इंशाल्लाह देखेंगे हम देखेंगे जो प्रोविजन रिकॉर्ड की है ना, ये नहीं कि 3 साल तक ये यहीं पड़ी रहे, तीसरे साल के एंड पे जब पेमेंट का टाइम आएगा तो मजदूर मांगेंगे 4 मिलियन, आपके पास पड़ा होगा 2.85। इसको हमने ग्रो करना होता है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जिसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये इस दफ़ा करना है, अभी IFRS 15 में भी करना है। पहले IFRS 15 FR 1 में होता तो वहाँ बंदा कर आता था। खैर, ये आपने जो खींच के फिगर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, अब इनको
लपेटा था ना, अब इनको खोला जाता है फिर, यानी कि अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इसको कहते हैं। आप इस लायबिलिटी को ग्रो करते जाएंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप इंशाल्लाह वेट करेंगे अपने IS87 के स्टार्ट बल्कि मिड तक आने का, फिर इंशाल्लाह वहाँ पे जाके इसको देख लेंगे तो ये एंट्री भी समझ आ जाएगी। फिर ये एंट्री वहाँ पे भी चलेगी, उसके बाद भी चलती रहेगी फिर और टॉपिक्स में, फिर एक बार पढ़ जो लेंगे फिर तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ओहो, रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। असल काम तो किया ही नहीं, अभी सीखते सीखते ही टाइम गुजार दिया, असल काम तो किया ही नहीं। जी बच्चों, क्या नाम है भाई इसका? डेटॉल लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स, किस साल के जी कहे हैं उन्होंने? 31 दिसंबर 2020 जी। 20 वाले साल का इंटरेस्ट 21 के साथ, ये 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 का ये इंटरेस्ट है, क्योंकि 1 जनवरी 20 के सामने अगर ये इंटरेस्ट पड़ा है ना, तो वो 20 वाले 1 जनवरी 21 के सामने अगर पड़ा है तो 21 वाले साल का तो हो ही नहीं सकता, एडवांस में तो हो नहीं सकता। इसका मतलब पिछले साल का ही होगा, यानी 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 तक। रख दें मोबाइल जी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, अब जाके ईद मुबारक कर लेना जी। बोलो कितना? 8.17। दूसरा है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब एंट्रीज तो कर नहीं रहे, लेकिन वो वर्किंग जो आपने किया वो यहाँ पर कर देनी थी पर्चे के अंदर, ठीक है ना? 36.3। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज़ आना है, राइट ऑफ यूज़ का टोटल कर लिया, किया हुआ, शुक्र है 108.99। शुक्र है मैंने यहीं पर नहीं कर दिया था, वरना आप करना पड़ता, बचत होगी ना, काम किया। -36.33 जी, 72.66। नॉन करंट लायबिलिटी, यानी हम भूलने ही लगे थे लीज लेसी वाली, और लेसर की हमें पक्की होने ही लगी थी कि हमने आज फिर लेसी का सवाल कर लिया। इस तरह से चलना है हमने, ताकि कोई किसी वक्त कोई भी बात पूछे हमारी टिप्स पे हो। ये ईद पे आपने करके आना है। आपका ईद का होमवर्क पता है क्या है? सिर्फ IFRS 16, बाकी कुछ ना करें आप, ठीक है। लेकिन उसमें ऑल क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी, जो कि कहाँ पे किया हमने? इन क्लास। सारे सवाल करते जाना है आपने तरतीबवार, जैसे सीखा था, ठीक है। और जहाँ पे मसला आ जाए उसको निशान लगा लेना, फिर छुट्टियों के बाद देख लेंगे, ठीक है। ओके, जो किया हुआ काम वही दोबारा कीजिएगा। ये मौका है, ये एक अफरियत है, एक बला है, एक जिन है IFRS 16। लेकिन अगर आप ये काम कर आए ईद की छुट्टियों में तो इंशाल्लाह इसको आप काबू में कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये याद रहेगा। तुम लोग भी कर लेना, गैरतमंदो, घर जाके बैठ गए हो, करके आना ये काम। पता नहीं लेक्चर ही ये ना हो कि ट्यूसडे को क्लास है, मंडे को यहाँ पहुँच के ये लेक्चर ले रहे हो, फिर करोगे ये काम? नहीं कर सकोगे। ओके जी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी, लीज ऑब्लिगेशन, और उसको रहने दो, वो इतने पे नज़र नहीं आनी है, दूसरी एंट्री की नहीं है, लंबी बात है ना, ग्रो करना है उसको, तो फिर ग्रोथ भी दिखानी पड़ेगी। बैलेंस शीट डेट पर 2.85 पे नहीं रिकॉर्ड हो सकती, बढ़ जानी है कुछ, इसलिए छोड़ो फिलहाल। उसको कहा लिख दूंगा यहाँ पे और उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, ठीक है ना। करंट या नॉन करंट करना या नहीं करना वो बात की बात है, छोड़ो उसको जी। करंट पोर्शन ऑफ, क्योंकि बेटा वो ना एक तरफ एक दिन कम से कम तीन लेक्चर्स पूरे लगते हैं कम से कम, इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझते हुए। चौथा भी थोड़ा बहुत लग जाता है, फिर इसकी एप्लीकेशन भी देखते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं देखना, कॉस्ट मॉडल भी होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है, फिर एस्टीमेट चेंज भी होता है। जरूरी तो नहीं कि मजदूर वही पैसे मांगेंगे, मजदूरों ने पैसे बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कम हो गया, ये एस्टीमेट का चेंज भी देखना है। तो अच्छा खासा इसके ऊपर हमें टाइम लगाना है, इसलिए उस वक्त पे देख लेंगे। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, और एडवांस का सवाल है, इंटरेस्ट पेएबल भी है।
अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इंटरेस्ट पेएबल हो, इसके लिए लाइन नहीं लगाते। हमने ये कहा था कि जी ये 20 के साल का इंटरेस्ट है लेकिन 20 में पे नहीं हो रहा, इसलिए 20 की शाम को क्या है, पेएबल 8.17। उसके बाद फिर 20 की बैलेंस शीट बनानी है, तो इस तरह से अब ज़बानी लाइन लगाने लग गए हैं। तो ये 20 की आखिरी पेमेंट है, इससे नीचे ये करंट 30.33 और 37 नॉन करंट, तो 30.33 37.81। ठीक हो गया जी। आसान था ना सवाल।